क्वेश्चन का नाम है हाईवुड। कैप्लान रिवीजन के पास पेपर का क्वेश्चन है। हाईवुड अगेन फाइनल अकाउंट्स रिक्वायरमेंट है। एसओसीआई बनानी है यानी प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओसीआई दोनों इसमें एडअप होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन नजर आएगा या डेफर टैक्स का रिवैल्यूएशन इम्पैक्ट भी शायद नजर आ जाए क्योंकि ओसीआई रिक्वायरमेंट का पार्ट है। और एसएफपी बनानी है 12 मार्क्स के लिए। टोटल आपका ये 20 मार्क्स का फाइनल अकाउंट का अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी प्रैक्टिस है। नोट नंबर, आप पहले तो ट्रायल बैलेंस देखें। इक्विटी शेयर्स की पार वैल्यू 50 सेंट्स है और बाकी फिर रिटेन अर्निंग और कन्वर्टेबल लोन नोट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी डिटेल गिवन है। नोट वन, हमने नोट्स पहले सॉल्व करने हैं एज वी नो दैट। नोट वन में कहता है 8%, 30,000। अब मैं तो 30 राउंड पे बात करता हूँ, 30 मिलियन हमारे 30,000। कन्वर्टेबल लोन, कन्वर्टेबल जब भी नजर आता है तो हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, कन्वर्टेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जहन में आना चाहिए कि कन्वर्टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं। दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी, दूसरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और हमें इन दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग करना होता है। और इसके बाद जब ईयर एंड आता है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की जो वर्किंग हमने सीखी है उस वर्किंग से फाइनेंशियल लायबिलिटी को सेट ऑफ या टैकल करना होता है। सबसे पहले आगे लिखा हुआ है कि रिडीमेबल एट पार है, शेयर्स में कन्वर्ट होगा या लोन नोट में ये इक्विटी शेयर्स इशू हो जाएंगे या कैश, जो यानी ऑप्शन है। इस ऑप्शन का हमें कोई खास काम नहीं होता एज वी नो दैट। हाईवुड फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है 10%। कूपन रेट था 8%। और इसमें इन्होंने आपको डिस्काउंट फैक्टर भी दिए हुए हैं। याद कीजिए जब हमने पढ़ाया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और हमने लास्ट पास पेपर्स भी किए हैं तो हम उसमें क्या बात करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है। रेजिडुअल पार्ट जो है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसा ही है कि नहीं है? जी। हमारा ईयर एंड क्या है? थर्टी 31 मार्च 2001। 31 मार्च। अब 2001, 2002, 3 साल है ना, 2003, 3 सालों का काम करना है। अब देखते हैं भाई कैश आउटफ्लोज कितने हैं। कैश फ्लोज हमें पता है कि हमें इंटरेस्ट देना होता है। एक्चुअल इंटरेस्ट पेड ये हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई? 30,000 का लोन नोट है, ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट इज 8%। तो मैंने कितना इंटरेस्ट हर साल रियल में सच्ची में देना है? 2400। 2,400। तो पहले साल में सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा हूँ। सेकेंड ईयर अगेन आई एम गोइंग टू पे इंटरेस्ट। थर्ड ईयर मुझे इंटरेस्ट भी देना होगा और साथ में क्या देना होगा? कॉस्ट जो लोन की जो टोटल कॉस्ट है। पी प्लस आई यानी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल अमाउंट लोन था कितना? 30,000 का। 30,000। और 2,400 का इंटरेस्ट, हाउ मच? 32,400। डिस्काउंट फैक्टर कौन सा वाला लेते हैं, नॉमिनल के इफेक्टिव? और इफेक्टिव। इफेक्टिव, तो इफेक्टिव के रेट्स लिख रहा हूँ, आंसर आ जाएगा। Now we found out financial liability at the start of the year, which is 1st of April 2020 और या 2000, राइट? अब हमें एक चीज और भी आती है। फाइनल अकाउंट्स हम कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम आईएएस पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो ये कंपाउंड बोलते हैं ना इसको, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कन्वर्टेबल लोन। ये टोटल कितना था? 30,000 था। इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी आप लोगों ने कितनी निकाली? 28,476। ये कब की है? 1 अप्रैल 2000 की। तो जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे? अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी विच इज हाउ मच? डिफरेंस या बैलेंसिंग फिगर बताएंगे प्लीज। 15 24। 24।
ये यहाँ क्लोज हो गया। येलो हाईलाइट करता हूं मैं, मेरी आदत है कि ये बैलेंस शीट का आइटम आ गया है। एक आंसर हमने निकाल लिया कि बैलेंस शीट जब भी बनेगी उसमें कैपिटल में यानी इक्विटी में वी विल हैव वन थिंग विच इज अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्या करना है, कैसे करना है, याद होगा कि ये तो है 1 अप्रैल की, और हमें कब चाहिए, हम तो ईयर एंड पे काम कर रहे हैं। ईयर एंड देखो क्वेश्चन में क्या है, ईयर एंड है 2001 यानी 1 साल बाद। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का किस तरह से काम सिखाया था, याद करिएगा। 31 मार्च 2001 हम कैसे लिखते हैं, बीडी। बीडी इज दिस राइट, 28476। फाइनेंस कॉस्ट कौन से रेट पे, इफेक्टिव रेट पे, जो कि बीडी पे लगता है, इसमें ऐड होता है और लेस कर देते हैं इंटरेस्ट पेड, जो ऊपर आपने कूपन रेट पे 2400 निकाला है, और ये आता है सीडी। और ये सीडी आपका बैलेंस शीट का आइटम होता है कि नहीं होता। जी। और ये जो फाइनेंस कॉस्ट इफेक्टिव पे निकालते हो, ये कहाँ जा रही होती है, इनकम स्टेटमेंट में जा रही होती है, नहीं जा रही होती। जी। जरा फाइनेंस कॉस्ट 10% अगर इसका हम करें तो 2847.6, अगर मैं राउंड करूं तो 2848 हो जाएगा। 2400 माइनस कर दें तो मेरे पास एनसीएल कितनी आ जाएगी, 28924। 28924। एनी क्वेश्चंस। नो। जी, आप बताएं। नहीं। ये हमारा नोट 1 कंप्लीट हो गया है, कॉपी कर लिया। जी। जी। नोट नंबर 2, IS-16 के बगैर पेपर नहीं बनता। ये मेरा एक कह लो कि बार बार बोलता रहता हूँ। नोट 2, April 2000, Highwood decided to revalue its property. Market value is 80 million। 30 मिलियन जो है वो लैंड से परटेन करता है, और रिमेनिंग लाइफ जो है वो 20 ईयर्स है। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, Highwood does not make a transfer to retain earning in respect of excess depreciation on the revaluation of the asset, और डेप्रिसिएशन सीओजीएस में चार्ज होगा। आपका एक काम कम कर दिया इसने। हमें पता था कि एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है वो रियलाइज गेन होता है, यानी रिवैल्यूएशन से निकल के रिटेन अर्निंग की तरफ मूव होता है, लेकिन एग्जामिनर ने बोला भाई ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। आसानी पैदा की है उसने आपके लिए, तो इसके लिए आपको एग्जामिनर को क्रेडिट देना चाहिए, खुश होना चाहिए। अब ये रिवैल्यूएशन ईयर एंड पे हो रही है कि ईयर के स्टार्ट पे हो रही है, ईयर के स्टार्ट पे। तो पहले रिवैल्यूएशन का काम होगा और बाद में डेप्रिसिएशन होगा। एम आई राइट। यस। पहले ऊपर जाके ढूंढेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग है कहाँ, तो यहाँ देखो ये प्रॉपर्टी और इसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है, ऐसा ही है। सही फिगर सिलेक्ट किए मैंने। जी। 75,000, इसमें 25 का लैंड है और 10,000 ऑब्वियसली लैंड का डेप्रिसिएशन हो ही नहीं सकता, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन नहीं। मैं ये डेटा को अब नीचे लिख रहा हूँ, ठीक। कॉस्ट है, ब्रॉड फॉरवर्ड, लैंड है, बिल्डिंग है, टोटल लिखना हो तो मर्जी है। 25,000 की लैंड का एलिमेंट था टोटल में से, 50,000 बिल्डिंग बच गया। अगर टोटल लिखना है, 75 का टोटल गिवन था ऊपर, लैंड का 25 बता रहा था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसने दिया है। लैंड का डेप्रिसिएशन हो नहीं सकता, बिल्डिंग का ही होगा, ऑब्वियस है। तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ गई है बीडी या ओपनिंग साल के शुरू के दिन की। ये मैंने क्वेश्चन से डेटा कॉपी किया है, एनी कंफ्यूजन। नो। ठीक है, मेरी डेट भी लिखता हूं। अब क्या सीन है, मेरे पास कुछ हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ ना। रिवैल्यूएशन के बाद एसेट की वैल्यूज गिवन है, कितनी हो गई है, जरा नोट 2 पढ़िएगा और प्लीज मुझे बताइएगा। ये नोट 2 आपके सामने है, कितनी क्या हो गई। लैंड की, लैंड 30 का। ठीक है, और बिल्डिंग्स फिर हो जाएंगी 50 की। ओवरऑल 80 और 30 लिखा हुआ है कि भाई ये जो 65 है ना,
ये 80 हो गया है, ऐसा ही है। जी। इसमें लैंड 30 का है, तो रिवैल्यूड अमाउंट 1 अप्रैल 00। तो बैलेंसिंग फिगर बिल्डिंग होगा कि नहीं होगा? 80 में 30,000 की लैंड है, तो बिल्डिंग कितने की हुई? जैसे आपने कहा 50,000। बैलेंसिंग फिगर करके क्या मैं रिवैल्यूएशन गेन या ओसीआई की फिगर्स निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? जी। जरा बताएंगे। गेन ऑन रिवैल्यूएशन, इसमें 5,000 दिख रहा है मुझे, और इसमें मुझे 10,000 दिख रहा है। ओवरऑल रिवैल्यूएशन इज 15,000। एम आई क्लियर इन दैट? यस। जी, द अदर लेडी। जी। ओके, रिवैल्यूएशन गेन आ गया है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं क्योंकि हमें इसको भी येलो कलर करना है कि ये कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। लेकिन पहले हम IS 16 का नोट कंप्लीट करते हैं ना, हमारा रूल है एक चीज छोड़ के दूसरी चीज की तरफ नहीं जाते। अब हमें तो कैरिंग अमाउंट चाहिए बैलेंस शीट के लिए, जो कि होगी 31 मार्च 01। मैं कहता हूँ लैंड 30 की थी और 30 पे ही आ जाएगी, तो क्या मैं गलत कहता हूँ और सही कहता हूँ? सही कहते हैं। लैंड तो हो गया, बिल्डिंग के साथ क्या करना चाहिए? डू वी नीड टू डेप्रिशिएट द बिल्डिंग? यस। और रिवैल्यूएशन जब हो जाए किसी एसेट में, तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन जो पुराना है वो तो खत्म हो जाता है, उसको तो कंसिडर ही नहीं करते। और डेप्रिसिएशन निकालते हैं हमेशा किस हिसाब से? रिमेनिंग। रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ गिवन होती है, नहीं गिवन होती टोटल में से यूज माइनस करके रिमेनिंग लाइफ निकाल लेते हैं, वो भी किया हुआ है हमने, लेकिन यहाँ पे तो रिमेनिंग लाइफ गिवन है, मेंशन है कितने इयर्स? 20 years। 20 years। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस पे तो हो नहीं सकता। कितनी लाइफ पे डिवाइड करोगे इसको 50,000 को? 20। क्या आ जाएगा? 2500। तो 47500। और मुझे फाइनल आंसर बता सकें अगर? 77500। अब मैंने दो येलो हाईलाइट किए हैं, इनका मतलब ये SFP में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। एम आई राइट? जी। बेहतरीन हो गया। और ये मेरा SOCI में एक्सपेंस है, और बताया है उसने कि ये एक्सपेंस कहाँ लेके जाना है। नोट 2 में लिखा हुआ है क्या, ब्लू में है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो ये 2,500 को SOCI में कहाँ ऐड करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये नोट ऑलमोस्ट हो गया है। रीवैल्यूएशन की अभी कहाँ लेके जाना है 15,000 को, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन IS 16 मैंने पूरा कर दिया। IS 16 में जो भी काम किया है कोई नई चीज नहीं है। हमने 4-5 पास पेपर पहले भी किए हैं, मैंने चैनल पे भी डाले हुए हैं, आपको ही भेजे हुए हैं। उनमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं दिख रहा। IS 16 इसी तरह से आ रहा है, तो इसमें कोई इशू है? नहीं। अब हम रिवैल्यूएशन की बात करेंगे। क्या क्वेश्चन में ये कहा है कि डेफर्ड टैक्स का जो इम्पैक्ट होता है रिवैल्यूएशन की वजह से उसको इग्नोर करो? देखो कहीं लिखा हुआ है क्या उसने? क्या लिखा हुआ है नहीं। कि डेफर्ड टैक्स को इग्नोर करो? नहीं। अभी तक नहीं मिला। नोट 3 पढ़ो, उसको देख के क्या लगता है कि क्या डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट इग्नोर करने का बोला है, या फिर हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो हमने सीखा हुआ है? नोट 3 पढ़िएगा प्लीज। करंट ईयर टैक्स, ठीक है, करंट ईयर वी नोज। डेफर्ड टैक्स के अंदर होती है रिवैल्यूएशन ना, टैक्स बेस की वजह से। देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये लाइन, the difference between the carrying amount of the asset of Highwood, including the property revaluation in note number 2 above, and their lower tax base is 27 million। कहने वाले ने सिर्फ आपको हिंट दे दी कि रिवैल्यूएशन की वजह से टैक्स बेस में कुछ हुआ है, ऐसा ही लिखा है ना उसने। क्या हुआ है जी। वो आप छोड़ दो, कुछ हुआ है ये तो क्लियर हो रहा है। जी। यानी डेफर्ड टैक्स इग्नोर करने का तो नहीं लिखा हुआ ना कहीं। We have to नहीं। consider the deferred tax impact due to revaluation, right or wrong? यस, राइट।
दी अदर लेडी प्लीज। जी जी। तो क्या इम्पैक्ट सिखाया था, अगर इग्नोर करने का ना बोले तो इसके फिर दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हिट करता है और दूसरा ओसीआई में चला जाता है। और ओसीआई वाला बैलेंसिंग फिगर होती है, ये भी बताया था। डेफर्ड टैक्स वाला कैसे निकालते हैं? उससे टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके। यानी 15,000 को अगर मैं टैक्स रेट विच इज गिवन इन नोट नंबर 3, 25%, राइट। जी। अगर मैं इसको 25% से मल्टीप्लाई करूं 15,000 को, तो डीटीएल का इम्पैक्ट कितना आ जाएगा? 3750। 3750 विल गो टू डीटीएल। जब हम अभी उसका अगला नोट सॉल्व करेंगे उसमें इसका इम्पैक्ट लेंगे। ओसीआई में कितना जाएगा? 11250। 11,250 हमारे पास ओसीआई का इम्पैक्ट है। ये नोट थोड़ा सा मुश्किल नहीं था, लेकिन एक रिवीजन है जो हमने पढ़ा हुआ है उसका। ये नोट को ध्यान से देखिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं। ओसीआई, नहीं। ओसीआई में जाएगा। और आपको याद हो, बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है, उसके अंदर भी जाएगा। ओसीआई दो इम्पैक्ट होते हैं ना हर चीज के। एक तो ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं, ओसीआई में जाएगा। और दूसरा जब बैलेंस शीट बनेगी वहां रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा, उसमें भी जो ओपनिंग रिवैल्यूएशन अगर दी है तो उसमें ऐड हो जाएगा। और अगर ओपनिंग नहीं दी तो 0 प्लस 11,250, तो 11,250 बैलेंस शीट में नजर आएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन है प्लीज? नहीं। अगला नोट, ठीक है, कॉपी कर लिया। जी। वेरी गुड। अगले नोट के लिए मैं अगर ये स्क्रीन थोड़ी क्लीन कर लूं तो चलेगा। जी। ये चीजें आपके पास नोट हुई हुई हैं, ठीक है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप मुझे बताएंगे। चल, अगला नोट आ गया है। नोट नंबर 3, डेफर टैक्स। सबसे पहले तो करंट ईयर टैक्स की बात करेंगे ना। करंट ईयर टैक्स हमें अब इतना आसान लगना चाहिए कि करंट ईयर टैक्स का एक ही फॉर्मेट हमने सिखाया है, एस्टिमेटेड और ओवर या अंडर की एडजस्टमेंट, राइट के रॉन्ग? राइट। अब जरा बताइए, करंट ईयर कैसे निकालेंगे? कितना दिया हुआ एस्टिमेट? 19,400। 19,000 estimated for the year। ओवर या अंडर ढूंढना होता है कहाँ से? ट्रायल बैलेंस से। ये आ गया मैं ट्रायल बैलेंस पे। और मैं कहूंगा जरा करंट ईयर टैक्स के नाम से कुछ है क्या? जी। कौन सी साइड पे नजर आ रहा है? क्रेडिट। 800 क्रेडिट पे नजर आ रहा है। क्रेडिट पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवर के अंडर? ओवर। ओवर प्रोविजन। क्रेडिट पे था ना। जी। प्लस करते माइनस। माइनस। और जो आंसर आता है ये होता है एसओसीआई का एक्सपेंस। और ये जो एस्टिमेट होता है ये होती है करंट लायबिलिटी एसएफपी के अंदर। यही पढ़ा है ना हमने। जी। एक्सपेंस कितना आएगा? 18,600। 18,600। एक मिनट। जी। 18,600। ओके, मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। ये बैलेंस शीट का और ये इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस। यहाँ तो कोई इशू? नहीं। करंट ईयर टैक्स तो अब आसान लगना चाहिए। डेफर टैक्स ठीक है मुश्किल, तो क्या करें है। अब डेफर टैक्स किस तरह से देखते हैं हम? डीटीएल का बीडी लेते हैं, डीटीएल का सीडी आता है। डिफरेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ऐसा ही है ना। पहले तो बीडी उठा लेते हैं, क्वेश्चन में बीडी होगा। देखो कहीं है क्या? करंट ईयर टैक्स के नीचे देखो दिया हुआ है जी। कितना? 2,600। 2,600। बीडी मैंने लिख दिया है। अब नोट को ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करके निकालना है इसका सीडी।
सबसे पहले देखो यहाँ पे इसने सीडी दिया नहीं है। पिछले हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें ऑल कैंडल हो कैंडी हो तो उसके अंदर सीडी गिवन होता था। इसमें जो हमने IS 16 पढ़ा था ना उस टेक्निक के जरिए निकालना होगा। क्या लिखता है देखो, लिखता है कि the difference between carrying amount of the asset of Highwood including the revaluation and their lower tax base is 27 million। यानी टेम्परेरी डिफरेंस दिया हुआ है कि नहीं? जी। टेम्परेरी डिफरेंस दिया हुआ है। आप दोनों मुझे बताएंगे अलग अलग ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है कि डिडक्टेबल है। वर्डिंग लिखी हुई है, इधर से पता चल जाएगा। टैक्सेबल है। जी। नंबर टू, टैक्सेबल। कैसे ना टैक्सेबल है समझाओ जरा। कैरिंग अमाउंट जो है वो टैक्स बेस से ज्यादा है। जी नंबर टू आप बताइए। यही कैरिंग अमाउंट आता है टैक्स बेस से। यानी दोनों सेम बात कर रहे हो और दोनों सही बता रहे हो। चलो मान लेते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी। 25% लगाया, क्या आंसर आया? 6,750। अब एक बात सुनना गौर से, हाँ। क्या मैं यहाँ 6,750 लिख दूं तो सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? सही लिख रहे हैं। दोबारा सोचो, दोबारा नोट पढ़ो। क्या लिखा है इसने? 6,750 यहाँ लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसने लिखा है कि भाई ये जो डिफरेंस है ना ये सही नहीं है, इसमें रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट शामिल है। तो क्या टैक्स अथॉरिटीज रिवैल्यूएशन मानती है नहीं मानती? ओह नहीं। यही है ना, देखो गौर से पढ़ा, ये पहली मर्तबा एग्जामिनर ने यहाँ इस तरह से खेला था। इसने कह दिया इंक्लूडिंग द रिवैल्यूएशन और हमें IS 12 याद आया कि सर ने पढ़ाया था और कहा था भाई रिवैल्यूएशन को टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता। आप मेरे क्वेश्चंस देख लो जो हमने IS 12 में आपको करवाए हैं, वहां पे डिफरेंस आता ही क्यों था? बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन तो वो मानते ही नहीं है, तो इसमें इंक्लूडेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दो हिस्से करने पड़ेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन की वजह से कितना इसका इम्पैक्ट आएगा अभी हमने निकाला है थोड़ी देर पहले ना। जी। कितना किया था वो? 3,750। ये वर्किंग की थी ऊपर हमने, ये मैंने मिटाई नहीं, अच्छा हुआ ये रहा। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ना डेफर टैक्स का इम्पैक्ट कितना है। जी। एक मिनट, ये मैंने गलत हाईलाइट, ये मैंने लिखा था ना, ये आ रहा है नीचे कि भाई ये डिफरेंस के अंदर ये शामिल है तो रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट तो इसमें हटा दो ना। कितना रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है? 3,750। ये तो टैक्स वाले मानेंगे ही नहीं, रिवैल्यूएशन टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता। तो DTL कितना आया, खालिस प्योर DTL का CD कितना तशरीफ ला रहा है? 6,750 माइनस 3,750। 3,000। हाँ, 3,000। अब देखिए 2,600 से 3,000 करना है तो इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है। कितने से? 400 से। इंक्रीज हो तो ये SOCI का एक्सपेंस होता है और डिक्रीज हो तो टैक्स क्रेडिट यानी इनकम होती है। और ये जो है ये SFT में नॉन करंट लायबिलिटी बनेगा। ये है हमारा इस क्वेश्चन का, आप कह लो कि एक नई चीज, नई नहीं है, पढ़ी हुई है, लेकिन एग्जामिनर ने खेला, इंक्लूडिंग का खाली वर्ड लिखा और हमें फंसा दिया। तो हम अब इंशाल्लाह नहीं फंसेंगे अगले क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि अब हमें ये ट्रिक भी आती है। आप दोनों में से किसी को दोबारा ये समझना है या कोई मसला है तो प्लीज पूछ लें। नहीं आ गया समझ। जी आप बताइए। नहीं समझ आ गया। ओके वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है, सिर्फ उसको आसानी से समझना है, ठीक है। उसमें कहा क्या है हम इसको देखेंगे। देखो, एक होता है आपका रिसीवेबल। आपका रिसीवेबल कलेक्ट कौन करेगा? आप खुद करोगे ना। लेकिन अब जी। आप शरीफ लोग हमारी तरह, ठीक है, आप शरीफ बच्चे, शरीफ बच्चे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग आपका उधार लेके भाग जाएंगे। ऐसा होता है ना, शरीफों का उधार लेके लोग भाग जाते हैं। राइट के रॉन्ग? पता नहीं।
किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ओ माय गॉड, मैंने स्पेसिफिक पर्सन नहीं किया है इसलिए ये इल्जाम लगाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ओके। जी। स्पेसिफिक बंदे पे नहीं लगाना चाहिए। चलो, तो शरीफों का लोग उधार खा के भाग जाते हैं, ये होता है मार्केट में, होता है, मार्केट प्रैक्टिस है। अब क्या होगा, शरीफ आदमी क्या करे फिर, अपना उधार क्या करे, किसी और को रिकवर करने के लिए दे दे, यानी अपना उधार किसी को बेच दे। इसको कहते हैं फैक्टरिंग। फैक्टोरिंग बोल दो या फैक्टरिंग बोल दो। फैक्टरिंग की डेफिनेशन क्या है कि आप अपना रिसीवेबल किसी को बेचते हो, अपना उधार किसी को क्या करते हो, बेच देते हो। अब एक बात बताओ, अगर आप अपना उधार किसी को बेच दोगे तो क्या ये आपका उधार रहेगा कि उसका हो जाएगा? उसका हो जाएगा। क्योंकि वो आपको उसके अगेंस्ट पैसे दे देगा, कम ही देगा, ऑब्वियसली वो रिस्क ले रहा है। तो आपका अगर अज्यूम करो 1 मिलियन का उधार है तो वो आपको 8 लाख रुपए दे देगा, कुछ पैसे कम देगा। ऑब्वियस है ना, ये तो रिस्क है ना। लेकिन आपका जी। कंट्रोल उस पे से खत्म होना जरूरी है। आपका क्या होना, खत्म होना जरूरी है उस पे से। कंट्रोल। जब हम F9 इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे या आप कहीं से भी पढ़ोगे, तो F9 में आप ये देखोगे कि वहाँ फैक्टरिंग की एक साइंस है। वहाँ पे हम इसकी फाइनेंसिंग को पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं, वो हमारे FR के कोर्स में नहीं है, वो हम वहाँ देखेंगे। FR के कोर्स में ये है कि भाई आपका उधार है, आपने बेच दिया तो आपका कंट्रोल क्या हो जाना चाहिए, खत्म। अगर आपका कंट्रोल खत्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, ये स्टिल आपका रिसीवेबल है। राइट के रॉन्ग? राइट। अब इस नोट को मैं पढ़ रहा हूँ, साथ साथ पढ़ेंगे। थाईवुड ने बेचा, फैक्टर किया अपना रिसीवेबल, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 10 million। 10,000 का रिसीवेबल था, ठीक है। जी। किसको बेचा, इजी फाइनेंस को। हाईवुड ने को कितना पैसा मिला, 8,700। ठीक है, बाकी पैसे नहीं मिले। एंड विल पे इजी फाइनेंस 2% पर मंथ ऑन एनी अनकलेक्टेड बैलेंस। और इसके बाद एग्रीमेंट था कि अगर कोई पैसा नहीं मिलेगा तो 2% हम उसको हर मंथ के देंगे। Any of the factor receivable outstanding after 6 months will be refunded to Easy Finance। ये लाइन का मतलब समझा सकते हो? Any of the factored receivable यानी बेचा हुआ रिसीवेबल अगर बाकी रह जाए 6 महीने से ज्यादा, तो उसका जो पैसा है वो हम इजी फैक्टर को क्या कर देंगे, इजी फाइनेंस को वापसी कर देंगे। यानी मतलब जी। क्या है, मतलब ये है कि एक बंदा आया हमारे पास, हमने 10,000 का हमारा जो रिसीवेबल था उसको 8,700 हमने उससे पकड़ लिए और रिसीवेबल उसको बेच दिया। बेचने की डेफिनेशन ये होती है कि अब ये रिसीवेबल उसका हो गया, हमारा अब कोई ताल्लुक उस पर बाकी रहना नहीं चाहिए। राइट? यस। जी, नंबर 2 आप बताइए, मैंने सही कहा? अब इससे मसला क्या है, इसमें जो ग्रीन हाईलाइटेड पॉइंट है ना, इसका मतलब ये है कि भाई 6 महीने बाद ये रिसीवेबल फिर से मेरा हो जाएगा, और जो मैंने उससे पैसे पकड़े हैं ना, वो पैसे रिफंड कर दूंगा मैं उसको। ये क्या मजाक है? क्या ये सेल ऑफ रिसीवेबल है कि 6 महीने के लिए टेम्परेरी सेल दिख रही है? टेम्पररी सेल। जी आप बताइए, ये रियल सेल है, टेम्परेरी सेल है? ये टेम्परेरी सेल है, और टेम्परेरी सेल कुछ नहीं होती। ये टेम्परेरी सेल को हम मानते नहीं है, ये तो भाई आपकी सेल है ही नहीं। तो सर ये जो पैसा मिला है इसका क्या करूं? ऑब्वियसली आपने पैसा रिसीव किया है ना, कितना पैसा कलेक्ट किया है? 8,700। तो इसका क्या करेंगे, इसका भी हम बताएंगे, लेकिन नोट पूरा पढ़ते हैं। हाईवुड हैज डी रिकॉग्नाइज द रिसीवेबल, ओ माय गॉड, इसने इस टेम्परेरी सेल के रहते अपने रिसीवेबल्स को खत्म कर दिया पूरी अमाउंट से, और 1,300 यानी 1.3 मिलियन एडमिन एक्सपेंस में डाल दिया। और अगर ये हम नहीं करते फैक्टर तो हमारा कितना पैसा डूबने वाला था, बेड डेट्स कितना था? 600,000। अब इसका ट्रीटमेंट जरा गौर से समझना, ये सिंपल अकाउंटिंग है, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या ये फैक्टरिंग सही है? क्या ये रिसीवेबल आपने बेच दिया है कि टेम्परेरी तौर पे आपने खाली एक जुगाड़ लगाया है? टेम्पररी तौर पे आपने किया था। तो क्या ये आपका
रिसीवेबल्स को डी रिकॉग्नाइज करना समझ आता है। ये 6 महीने बाद तो उधार आपका ही हो जाएगा ना। जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबर 1, मैं अपने ट्रेड रिसीवेबल्स में 10,000 प्लस करूंगा, क्योंकि भाई आईएएस टेम्परेरी सेल को नहीं मानते। वो कहते हैं या तो मेरा है या किसी और का है, बस ये बीच की कश्ती नहीं है कि भाई ये फिर ये क्या है सर, तो ये भाई एक टेम्परेरी लोन है। टेम्परेरी सेल कुछ नहीं होती, इसको हम कहते हैं लोन। क्या कहते हैं, जुगाड़। आपने किसी से पैसा पकड़ा है, ये क्या है, सब्सटेंस आ जाता है यहाँ, लोन आ जाता है कि आपने क्या किया है, लोन लिया है। तो ये जो 8,700 है ना, ये नॉन करंट लाइबिलिटी में डाल दो या करंट लाइबिलिटी में डाल दो, उसका टाइम पीरियड देख के कि ये किस तरह का है। तो यहाँ पे तो 6 महीने है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में नहीं, मैं इसको करंट लाइबिलिटी में लूंगा। ठीक है, मैं इसको कहाँ लूंगा कि 6 महीने करंट बाद लाइफ। पैसे वापसी करने ही होंगे ना। जी। ये पहला ट्रीटमेंट आ गया कि भाई ये जो पैसा मिला है ये मैंने सेल ऑफ रिसीवेबल से नहीं कमाया है, 6 महीने बाद ये पैसा वापसी घूम जाएगा, यानी एक तरह का टेम्परेरी लोन है। बात समझ आ रही है। जी। तो हमने एक बात तय कर ली कि भाई ये सेल नहीं है, ये लोन है। ये क्या है, लोन है। लोन है तो लाइबिलिटी बुक कर ली। रिसीवेबल हमने खत्म कर दिया है, लिखा हुआ है ना कि हाईवुड हैज, पिंक कलर में हाईलाइट है, हाईवुड हैज डी रिकॉग्नाइज्ड रिसीवेबल। क्या टेम्परेरी लोन की वजह से रिसीवेबल कोई खत्म करता है? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, रिसीवेबल को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। और मेरा अलाउंस है ना, अलाउंस फॉर बैड डेट्स है क्या नहीं है? जी। कितना अलाउंस और बैड डेट्स है? अगर ये मैं नहीं बेचता था, और जो कि अभी हमें लग रहा है, आईएएस तो टेम्परेरी सेल को मानता ही नहीं है। आईएएस के मुताबिक ये रिसीवेबल मेरा ही है, ये तो मैंने सिर्फ उधार पकड़ा है किसी से, ये रिसीवेबल बिका ही नहीं है। तो मेरा रिसीवेबल है, तो फिर क्या मुझे अलाउंस, जो कि मुझे लगता था कि अगर मैं फैक्टर नहीं करूंगा तो मेरे पैसे डूब सकते हैं, क्या ये अलाउंस अब, ये क्योंकि रिसीवेबल अब मेरा ही है, बिका ही नहीं है, तो क्या मैं ये अलाउंस को रिकॉर्ड करूं कि इसको भूल जाऊं? येलो में जो हाईलाइट हुआ है। जी। तो वापस एक्सप्लेन करें। मेरा ये उधार जिसको मैंने बेच दिया था, हम्म। क्या ये रियल सेल है कि नहीं है? नहीं। क्या इसको रिसीवेबल से जाना चाहिए था कि नहीं? नहीं। ये रिसीवेबल क्या अब फैक्टर कंपनी का रिसीवेबल है कि मेरा ही है? आपका ही है। जब ये रिसीवेबल मेरा ही है, तो इसका जो बैड डेट्स है वो भी मेरा होगा कि फैक्टर कंपनी का होगा? आपका होगा। तो क्या मुझे अलाउंस 600 का या 6 लाख का जो है, क्या ये रिसीवेबल मेरा है? तो जी मेरा है। तो क्या ये बैड डेट्स भी मेरा होगा? जी हाँ मेरा होगा। आपका होगा। क्यों ये रिसीवेबल मेरा है? क्योंकि भाई मैंने 6 महीने के लिए सिर्फ लिया हुआ है, 6 महीने बाद ये क्या हो जाएगा, फिर से मेरे पास आ जाएगा। तो आईएएस कहते हैं 6 महीने नहीं, अभी ही आपका है। इस तरह के अरेंजमेंट को फैक्टरिंग नहीं बोलते। फैक्टरिंग की डेफिनेशन ये है कि दूसरी पार्टी आपका रिसीवेबल खरीद ले और आपका कंट्रोल उस पे से टोटली खत्म हो जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं था, इसलिए रिसीवेबल मेरा है तो बैड डेट्स भी मेरा होगा। तो मैं 9,400 से जब मैं एसएफटी बनाऊंगा, तो उसमें करंट एसेट जिसका नाम होगा रिसीवेबल, उसमें क्या कर लूंगा, 9,400 जितना भी रिसीवेबल ऊपर नजर आएगा बैलेंस शीट में, उसमें ये मैं क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा। बात समझ आ रही है? जी। जी। नंबर 2 आप बताइए, जी। कोई सवाल है इसके अंदर? नहीं। सर एक सवाल है। जी जी। इसमें लिखा हुआ है कि हम एनी ऑफ द फैक्टर्ड रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर 6 months विल बी रिफंडेड टू इजी फाइनेंस। तो क्या ये हमें पता है कि कितने वो रिकवर कर लेंगे और कितने नहीं कर लेंगे? तो इसका मतलब कोई सर्टेन चीज है ही नहीं, और अनसर्टेनिटीज पे अकाउंटिंग नहीं होती। सही है। ठीक है। ठीक है। अब जी। इस नोट में, नोट को पढ़ो, देखो क्या सारी चीजें कवर हो गई कि एक चीज अभी रह गई है?
जो de-recognize the trade receivables in full and charge 1.3 million administrative expenses. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या लिखा है इसके अंदर? पढ़ो पढ़ो। Highwood has de-recognized the receivables in full and charged 1.3 million to administrative expenses. ये 1.3 इसने एडमिन एक्सपेंस में डाल दिया है। क्यों डाला था इसने? देखो बात समझना। 10,000 का रिसीवेबल था, इसको पैसे मिले 8,700, तो ये जो 1,300 शॉर्ट मिले ना, इसको इसने क्या बोल दिया कि ये मेरा एक्सपेंस है। ऐसा ही बोला ना इसने। जी। अब क्या ये ट्रांजैक्शन ऑफ फैक्टरिंग है कि नहीं है? जी। क्या आईएएस इस सेल को सेल मान रहा है? नहीं। तो ये जो 1,300 का आपने खर्चा रिकॉर्ड कर दिया है, ये तो उस वक्त होता ना जब आप अपना रिसीवेबल रियल में बेच देते। जी। क्या आपने ये रिसीवेबल सच्ची में बेचा कि ड्रामेबाजी लगा के रखी है? ड्रामेबाजी। तो ये एक्सपेंस क्या हम रिकॉर्ड करने देंगे आपको? नहीं। या आपने ड्रामेबाजी की? आईएएस बोलता है भाई आपकी चीजें बेच दी, दूसरे के पास चली गई, अब आपको उस पर कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता। आपने तो यहाँ ड्रामेबाजी लगा के रखी है कि हाँ भाई मेरा रिसीवेबल तू ले ले, 6 महीने बाद जो अनकलेक्ट हो वो मुझे दे देना। ये ड्रामेबाजी पे आईएएस अकाउंटिंग अनसर्टेनिटीज में नहीं होती। आपने ये 1,300 का खर्चा क्यों रिकॉर्ड किया था? आप भी बताइएगा। नंबर 2 के ये हमने इसलिए रिकॉर्ड किया था क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि हमारा 10,000 का उधार 8,700 में बिक गया। लेकिन क्या ये रियल में बिका? क्या ये सेल हैंड्स ऑन सेल है? क्या ये एक्सचेंज ऑफ सेल है? क्या ये आईएएस इसको सेल मानता है? आईएएस इसको सेल नहीं मान रहा क्योंकि 6 महीने की आपने कंडीशन लगा दी है। तो जो ये सेल ही नहीं है, ये सिर्फ एक लोन है, तो लोन पे कौन सा एडमिन एक्सपेंस? आपका तो ये एक्सपेंस उस वक्त होता जब आपका ये, अब जो वर्ड्स कह रहा हूं ना ये ज्यादा समझ आने चाहिए। आपका ये उस वक्त होता जब आपका 10,000 का रिसीवेबल खत्म हो जाता। लेकिन क्या हमने इस 10,000 के रिसीवेबल को फिर से जीवित कर दिया कि नहीं कर दिया? फिर से रिकॉर्ड कर दिया कि नहीं कर दिया कि भाई ये मेरा रिसीवेबल खत्म नहीं हुआ है, मेरा रिसीवेबल तो बाकी है? ऐसा किया कि नहीं किया? किया। जब मैंने रिसीवेबल को फिर से खड़ा कर दिया, तो ये जो 1,300 का एक्सपेंस मैंने लिखा था कि मेरा रिसीवेबल 8,700 में बिक गया, 1,300 मेरा नुकसान हो गया, क्या ये नुकसान हुआ? नहीं हुआ। नुकसान तो उस वक्त होता जब आपका रिसीवेबल बिक जाता। आपका रिसीवेबल सच्ची मुच्ची में बिक जाता। ड्रामेबाजी 6 महीने की नहीं होती। लेकिन आपने तो यार ड्रामा लगा के रखा है कि 10,000 का बिकेगा तो 6 महीने बाद वापसी खड़ा हो जाएगा, तो हमने तो इसको सेल ऑफ रिसीवेबल माना ही नहीं। जब सेल ऑफ रिसीवेबल माना ही नहीं तो हमने रिसीवेबल फिर से रिकॉग्नाइज कर दिया, फिर से रिसीवेबल हमने खड़ा कर दिया। तो ये 1,300 का एक्सपेंस हम आपको अलाउ नहीं करने देंगे। ये एडमिन एक्सपेंस में जो आपने 1,300 रिकॉर्ड किया हुआ है ना, खर्चा 1,300 से बढ़ाया हुआ है ना, जब हम एसओसीआई बनाएंगे तो एडमिन एक्सपेंस में 1,300 क्या कर लेंगे? प्लस के माइनस? प्लस कर लेंगे। एडमिन एक्सपेंस को बढ़ाएंगे ओ मजीद? सो जी। एडमिन एक्सपेंस को बढ़ाएंगे ना हम। आपने क्या ये 1,300 एडमिन एक्सपेंस में चार्ज किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है? जी किया हुआ है, तो हम क्या माइनस कर ये देंगे। क्या ये खर्चा रिकॉर्ड करने की इजाजत है? नहीं। तो क्या करना चाहिए? खर्चे को मजीद प्लस करके बढ़ाना चाहिए कि माइनस करके गिरा देना चाहिए? माइनस करके गिरा देना चाहिए। जी आप बताइए। माइनस कर देना चाहिए। ये जो मैंने तकरीर फरमाई और ये वाला नोट जो पहली मर्तबा आपकी आंखों के सामने आया है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं। नहीं। अब हम बनाएंगे इसकी एसओसीआई।